Hello friends, happy lockdown. Today we are going to study rotational dynamics and its lecture number 4. In the previous class, you know that we studied maximum safe speed for horizontal curved road. फ्लैट रोड था और कर्व था. फ्लैट रोड पे टर्निंग ले रहे थे एंड एट दैट टाइम द रोड वॉज फ्लैट एंड इट वॉज टेकिंग अ टर्न. उस डेरिवेशन में एक बार याद दिला देता हूँ आपको और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है. सी किसी भी डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट एक दो स्टेप्स याद रखना होता है, बाकी सब अपने आप ही आगे आगे सॉल्व करना आ जाता है. तो उस डेरिवेशन में क्या था, देयर वाज अ कर्व्ड रोड, एक कर्व्ड रोड था और ये फ्लैट रोड था. देखो आई एम ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन. ये फ्लैट रोड है और इसके ऊपर एक व्हीकल है. नॉट नेसेसरी कार, अपन ने अपने डेरिवेशन में कार लिखे थे, जरूरी नहीं हर बार कार रहेंगी. यहाँ पर दिस इज द व्हीकल, ये उसके टायर्स है. These are the tires of the vehicle. ये रोड के कांटेक्ट में है टायर्स. एंड फिर इसके ऊपर कुछ लिखा हो सकता है. बड़ा वीडियो बड़ा पिक्चर बनाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड. ये फ्लैट रोड है एंड दिस इज अ बिग कार, बिग ट्रक, बिग लॉरी एंड हियर इज द टायर MRF. इधर में भी टायर है एंड द व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस. द व्हीकल इज गोइंग इनटू द बोर्ड एंड इट इज टेकिंग अ लेफ्ट टर्न. और यहाँ पर लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला. आपने देखा बहुत से ट्रक्स की गाड़ी के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला. तो ये लिखा हुआ है और ये ट्रक जो है, ये गाड़ी जो है बोर्ड के अंदर जा रही है और अंदर जाकर क्या कर रही है, ये लेफ्ट टर्न ले रही है. बोर्ड के अंदर जा रही गाड़ी और लेफ्ट टर्न ले रही है. अब ध्यान से समझो कि जब ये गाड़ी लेफ्ट टर्न ले रही है तो राइट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको खींच रहा है. द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज पुलिंग इट. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबको मालूम है, अ फोर्स acting on a particle performing circular motion which acts along the radius away from the center of the circle. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर गोल घूमने वाली चीज को सेंटर से दूर खींचना चाहता है. अगर सीलिंग फैन है, उसके एक ब्लेड पर हमने 5 रुपए का सिक्का रख दिया कॉइन, और सीलिंग फैन ऑन कर दिया तो कॉइन घूमेगा 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 और फैन की जैसी स्पीड बढ़ेगी तो कॉइन को ब्लेड सीलिंग फैन कॉइन को फेंक देगा. कौन से फोर्स ने उड़ा दिया उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने. तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींचेगा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैग्नीट्यूड mv² बाय r. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर खींचेगा. तो जैसे ये व्हीकल लेफ्ट की तरफ टर्न ले रही है तो गाड़ी स्लिप होना चाहती है. ठीक है, गाड़ी स्लिप होकर किधर जाना चाहेगी, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड की तरफ यानी उधर मेरे राइट हैंड साइड की तरफ गाड़ी जाना चाहेगी. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको उधर खींचेगा और गाड़ी स्किड होना चाहती है. स्किड होना यानी स्लिप होना, स्किड होना यानी स्लिप होना. गाड़ी स्किड होके SKID, गाड़ी स्किड होके राइट में गिर जाना चाहती है. लेकिन ये रोड रफ रोड है, इट इज रफ. ये रफ रोड है, इस पे फ्रिक्शन बहुत है. और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, ऑलवेज रिमेंबर. फॉर एग्जांपल किसी गार्डन में आपने देखा स्लाइड होता है, घसर पट्टी घसरने की. तो जब आप नीचे घसरते रहते, स्लाइड होते रहते, तो अगर आप बहुत बार स्लाइड होगे ना, बहुत बार घसर जाएंगे ना, आखिरी में एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो जीन्स या ट्राउजर्स या पैंट्स वगैरह है वो घिस घिस के पतले हो जाएंगे या फट जाएंगे. क्यों मालूम है, क्योंकि जब आपका मोशन नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन जो रहता है वो आपको ऊपर खींचना चाहता है. फ्रिक्शन की एक आदत याद रखना, जहां पर भी मोशन होने वाला होता है फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचता है. तो ये गाड़ी का स्लिप होके मोशन किधर होना चाह रहा है, गाड़ी ऐसे लेफ्ट टर्न ऐसी आ रही है और लेफ्ट टर्न ले रही है, बोर्ड के अंदर जाना चाह रही है और उधर स्लिप होना चाहती है, खाई में गिरना चाहती है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको खाड़ी में फेंक देना चाहता है. लेकिन होता क्या है कि जैसी गाड़ी उधर स्लिप होना चाहती है तो स्लिप होना चाहती है राइट की तरफ, तो फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको लेफ्ट की तरफ खींच लेता है. ठीक है, कौन सा फोर्स लेफ्ट की तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खींचेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइट की तरफ खींच रहा, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट की तरफ खींच रहा। सवाल ये आता है, आप बोलेंगे सर ये टायर से आपने डायरेक्शन शो की है लेफ्ट की तरफ, तो सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट के ही तरफ क्यों खींच रहा, राइट में क्यों नहीं खींच रहा, ऊपर क्यों नहीं खींच रहा, नीचे क्यों नहीं खींच रहा? तो ऑलवेज रिमेंबर, जिधर भी कोई गाड़ी स्लिप होती है, जिधर भी कोई चीज स्लिप होती है, आप स्लाइड पे घसर पट्टी पे बैठे हो, आप स्लिप होके कहां जा रहे हैं, नीचे, और फ्रिक्शन रहेगा तो आप क्या करोगे, नीचे। अगर कोई घसर पट्टी नहीं बनी, उस पर तेल डाल दिए और आप उस पर बैठ गए तो स्लिप होके सीधे नीचे घसर जाएंगे। और अगर कोई स्लाइड है, घसर पट्टी है और वो रफ है और आप उस पर बैठ कर घसरना, नीचे घसरना चाहते हो, स्लाइड से आप नीचे घसरना चाह रहे हैं, लेकिन वो स्लाइड जो है, घसर पट्टी आपको ऊपर खींचना चाहेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना चाहता है। तो स्लिप होकर गाड़ी कहां जाना चाहती है, राइट की तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स उसको लेफ्ट की तरफ खींच रहा है। तो बट फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट की तरफ खींच रहा है, बट ये लेफ्ट का डायरेक्शन कहां जा रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड। रेडियस, ये रोड की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से सेंटर से गिन लो, ये एवरेज रेडियस है रोड की। और सेंट्रीपेटल फोर्स, ये रोड का ये गोल सर्कल अगर बना दिया जाए इसको, ऐसा पूरा गोल सर्क्यूलर रोड, तो उसका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये सेंटर की तरफ खींच रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फॉर सर्क्यूलर मोशन। रिमेंबर, सर्क्यूलर मोशन पॉसिबल नहीं है सेंट्रीपेटल फोर्स के बिना। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। फॉर सर्कुलर मोशन नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, necessary centripetal force is provided by frictional force। तो फिर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। m यानी मास ऑफ द व्हीकल, v यानी मैक्सिमम स्पीड, सेफ स्पीड, इससे ज्यादा स्पीड से भागेगी गाड़ी, सेफ मैक्सिमम स्पीड, इससे ज्यादा स्पीड से गाड़ी भागेगी तो स्लिप हो जाएगी। ये फ्रिक्शन भी बेचारा कुछ नहीं कर सकेगा, इससे ज्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं भागना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड है। और r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड, ये रोड की रेडियस है, एवरेज रेडियस यहां से सेंटर तक, इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या लाए थे हमने, म्यू mg। कहां से लाए थे फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला, ये प्रीवियस लेक्चर में दिया हुआ है, बार बार समझाऊंगा तो सब ये ऑलरेडी रिवीजन में भी, और रिवीजन करेंगे तो डूब जाएंगे हम, तो जल्दी लिखेंगे। mm विल गेट कैंसल्ड, ये रहेगा v² इज इक्वल टू म्यू r और g, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इट विल बिकम स्क्वायर v इज इक्वल टू म्यू r g। व्हाट इज म्यू, म्यू इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन काय के बीच में हो रहा, बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल एंड रोड सरफेस। फिजिक्स एक मजेदार सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ साइंस, मोस्ट लॉजिकल। और अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, हर लेक्चर को बराबर फॉलो करोगे और सीक्वेंस में सही बराबर पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट बनने की चांसेस है। 12th स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना। सी v इज इक्वल टू म्यू आर जी, ये एक डेरिवेशन है, इसी के बेसिस पर आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बोले कोई कार अगर ऐसी जा रही है, लेफ्ट में टर्न ले रही है, और कार अगर खाई में गिर जाती है, कार अगर खाई में गिर जाती तो पहले कौन सा चक्का, कौन से दो टायर्स ऊपर उठेंगे, अंदर के दो टायर्स, यहाँ ये वाला टायर ऊपर उठेगा, ग्राउंड से कांटेक्ट ये वाले टायर का छूटेगा, लेफ्ट वाले या राइट वाले। तो करेक्ट आंसर है पहले लेफ्ट वाला टायर ऊपर उठेगा और फिर राइट वाला। या अगर यही रोड पर दो कार जा रही, ये कार नंबर 1 है, कार ए, और ये कार बी है, तो कौन सी कार के ज्यादा चांसेस है खाई में गिरने के, कार ए के या कार बी के? तो रिमेंबर, कार ए के चांसेस ज्यादा है उधर जाके गिरने के खाई में, या कार बी के? तो कार ए के ज्यादा चांसेस है खाई में गिरने के। पूछो क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्पीड जो है, सेफ्टी की स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, म्यू को है। म्यू तो फ्रिक्शन का कांस्टेंट है, जितना रफ रोड रहेगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, उतना म्यू ज्यादा। म्यू ज्यादा यानी फ्रिक्शन ज्यादा, म्यू की वैल्यू कम यानी फ्रिक्शन की वैल्यू कम।
तो अब हम क्या मान रहे हैं, इसको कोएफिशिएंट मान रहे हैं, कांस्टेंट फ्रिक्शन। एक रोड रफ है तो उसका फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 म्हणजे 0.2 फिक्स है समझो। हालांकि ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे समय बीतता तो रोड उखड़ते जाता और उसके म्यू की वैल्यू बढ़ती जाती है, बट हम अपने डेरिवेशन में उसको कांस्टेंट मानते हैं। तो v is directly proportional to square root of mu, v is directly proportional is to square root of r। अब देखो जितनी रेडियस ज्यादा रहेंगे रोड की उतनी मैक्सिमम सेफ स्पीड ज्यादा भगा सकते हैं। रेडियस ज्यादा तो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ज्यादा, ज्यादा फास्ट भी भगाएंगे तो गिरेंगे नहीं। और अगर रोड की रेडियस कम है, अगर ऐसा रोड है बहुत ही कम रेडियस वाला, उसकी रेडियस बहुत कम है, छोटा सा शार्प टर्न ले रहा है वो, रेडियस कम है रोड की, रेडियस कम है तो उसकी सेफ्टी की लिमिट की स्पीड भी जो कम है उसको कम स्पीड से चलाना पड़ेगा। अगर रोड की रेडियस ज्यादा, अगर ऐसा रोड है, अब इसको कंप्लीट सर्कल करो तो रेडियस ज्यादा आएंगी, ये वाले सेकंड वाले रोड की, फर्स्ट वाले रोड की रेडियस कम है, सेकंड वाले रोड की रेडियस ज्यादा है, तो या ए वाले की रेडियस कम है, बी वाले रोड की रेडियस ज्यादा है, तो जिस रोड की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा रहती, रेडियस ज्यादा रहती है, वो रोड पे फास्ट गाड़ी चला सकते हैं। तो अब ये वाले ए के लिए रेडियस कम है और बी के लिए रेडियस ज्यादा है, तो ए वाले को धीरे धीरे गाड़ी चलाना पड़ेगा, नहीं तो खाई में गिर जाएगा, और बी वाला थोड़ा फास्ट भी भगा लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सी वाला रहेगा यहाँ पर, वो थोड़ा और ज्यादा फास्ट भगा लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक लिमिट रहेगी। ये धीरे, इसको बहुत धीरे चलाना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट भगा सकता, ये और ज्यादा फास्ट भगा सकता, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक लिमिट है, उससे ज्यादा फास्ट भगाएंगे तो खाई में जाकर गिर जाएंगे। एंड v is directly proportional to root g, जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है और का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, वहां ज्यादा फास्ट भी गाड़ी चलाए तो चलता है, गाड़ी खाई में नहीं गिरती क्योंकि और तो उसको नीचे खींच के रखती है। और अगर जहां g कम है, पहाड़ी पर गाड़ी चला रहा तो g कम रहता पहाड़ी पर, तो वहां स्पीड भी कम चलाना पड़ेगा धीरे धीरे। हालांकि रोड फ्लैट रहेगा पहाड़ी पर तो भी आपको गाड़ी धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम बाद में एक साथ देखेंगे। लेट अस नाउ प्रोसीड। अच्छा, इसमें 2 मार्क्स के लिए चिल्लर क्वेश्चन बन सकता है। वो चिल्लर क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड है ये सेफ नहीं है, इसमें कार के खाई में गिर जाने के चांसेस ज्यादा है, तो हम इसके लिए क्या करें? 1 मिनट। सी, हम क्या बात कर रहे थे, एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, ये बहुत सारे देश में घाट वाले काम में। सपोज यू आर एन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपको रोड का काम मिला, कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, रोड बनाने का, डामर रोड या कंक्रीट रोड या सीमेंट रोड बनाने का काम आपको मिला, और घाट एरिया में आपको रोड बनाना। घाट एरिया समझते हैं आपको कैसा होता है? घाट एरिया वो होता है जहां पर गाड़ी चलाते समय, जहां पर ये फ्लैट रोड है, सीधा सपाट रोड है, गाड़ी आएंगी ऐसी ऐसा टर्न लेंगी और ऐसी चली आएंगी, लेकिन जब गाड़ी ऐसी जा रही है फास्ट में टर्न ले रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से गाड़ी ऐसी लुढ़क के उधर गिर सकती है ना, गाड़ी स्लिप होकर उधर जाके गिर सकती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है गाड़ी को खाई में गिरा सकता अगर रोड फ्लैट हो तो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट निकला है, उसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंक वर्ड के इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, नाक की हड्डी को भी बोलते हैं बैंक, ब्लड बैंक होता है और बहुत सारे बैंक्स होते हैं, पैसों का बैंक होता है। उसी तरह रोड की भी बैंकिंग करते हैं, रोड को भी बैंक करते हैं। रोड को बैंक करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई रोड टर्न ले रहा है, ऐसा पलटने वाला रोड है, वहां से गाड़ी को टर्न लेना है, तो ऐसे रोड को ऐसा फ्लैट रखने के बदले रोड को क्या करते हैं, जो बाहर साइड है वहां से चढ़ाव चढ़ा देते हैं। बाहर घाटी एरिया जिधर खाई है, जिधर गाड़ी गिर सकती है खाई, उधर से रोड को थोड़ा हाइट पे चढ़ा देते, और जिधर खाई नहीं है, पहाड़ी है, उधर रोड को वैसे ही रहने देते, यानी रोड को थोड़ा एक साइड से आउटर एज में बाहर की तरफ से ऊपर उठा देते। इससे क्या, अच्छा ज्यादा भी ऊपर नहीं उठा सकते, ऐसा उठा देंगे कार आएंगे ऐसा टर्न लेने इधर ही लुढ़क जाएंगे अंदर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं टर्न लेंगे, फ्लैट रोड रखेंगे, बैंकिंग नहीं करेंगे तो गाड़ी आएंगे और सीधे उधर गिर जाएंगे। तो रोड को फ्लैट रखने के बदले आउटर एज को ऊपर उठा देते हैं, तो उसको बोलते हैं रोड की बैंकिंग करना। रोड की बैंकिंग करने का मतलब होता है, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है, बैंकिंग ऑफ रोड इज
डिफाइंड एज रेजिंग, ऊपर चढ़ाना, द आउटर एज ऑफ द रोड, आउटर एज ऑफ द रोड। इमेजिन कर लेते टूवर्ड्स खाई, या जाने दो, आउटर एज ऑफ द रोड टू अ level, to a particular height, to a particular height, as compared to the inner edge। अब इसका डायग्राम बनाता हूँ ना, ध्यान से समझो। ये कर्व्ड रोड है ऐसा वाला, अभी थोड़ी देर पहले रोड ऐसा था अपना, फ्लैट रोड, हॉरिजॉन्टल रोड ऐसा था, सीधा सपाट वाला रोड, उस पर गाड़ी खड़ी थी। अब क्या करते मालूम, ऐसा टर्निंग वाला जो रोड रहता, वहाँ टर्निंग वाले रोड पर एक नया कॉन्सेप्ट निकाले इंजीनियर्स ने, सिविल इंजीनियर्स ने, अभी नहीं बहुत वर्षों से चल रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये नीचे का रोड है ऐसा, यहाँ पर क्या करते रोड को ऐसा कर देते, यहाँ थोड़ा गिट्टी पत्थर भर देते, इधर मुरम गिट्टी पत्थर, यहाँ पे भी गिट्टी पत्थर डाल देते, इसको थोड़ा ऊपर उठाते, स्लोप बनाते, ये ऐसा। और ये जो बाहर का किनारा है रोड का, इसको हाइट पर उठा दिए। कितने हाइट से उठा दिए, नीचे के फ्लैट रोड है ये, दिस इज द फ्लैट रोड, ये वाला फ्लैट रोड है, और ये ऊपर का जो रोड है ऐसा वाला, ये बैंक रोड है, बैंकिंग किया हुआ, BANKED, बैंक रोड, ये बैंकिंग किया हुआ रोड है। कितने हाइट से ऊपर उठा है, H, और इधर क्या है, तो इधर है खाई, इधर खाई है, वैली, इधर गाड़ी गिर सकती है। तो रोड को क्या करे, अब गाड़ी ऐसी आएंगी और जैसी रोड पे जाएंगी तो थोड़ी ऐसे झुक जाएंगी, और इतनी भी नहीं झुकाना गाड़ी की इधर लुढ़क जाए, इसलिए उसको थोड़ा एक काम करते, उसका लेवल थोड़ा सा ही चढ़ाते, गाड़ी गिर जाएंगी तो फिर आप बोलोगे सर क्या गाड़ी गिरा दी है, ये देखो ऐसा। और ये जो एंगल है, जितने एंगल से अपने इनर एज से इसको विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज, आउटर एज को अपने हाइट एज से ऊपर चढ़ा दिए, तो ये इनर एज का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, जगह नहीं है, इसलिए मैं चलो एक काम करते हैं, गिट्टी पत्थर को हटा देता हूँ मैं, समझो यहाँ पे कंक्रीट भरती है मसाला। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, एंड थीटा को क्या कहते हैं, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। अगर ज्यादा एंगल से रोड को चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, रोड ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा कि इसके ऊपर गाड़ी नहीं तो लुढ़क के गिर जाएंगे, इसलिए थोड़े से एंगल पे चढ़ाना पड़ता है। ये ऊपर होना चाहिए, गाड़ी स्लिप होकर उधर स्लिप होके खाई में गिरने के पहले क्या होगा, ये घसर पट्टी उल्टी इधर बन गई तो गाड़ी उधर जाने का स्लिप होके वापस नीचे ही आ जाएंगे, और इस पर गाड़ी को ऐसी खड़ी रहेंगी, ऐसी रहेंगी, ये देखो गाड़ी ऐसी रहेंगी, थोड़ी सी झुकी हुई है गाड़ी, ऐसी झुकी हुई है ना, यानी उधर खाई में गिरने के बदले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर खींच रहा है, लेकिन ये स्लोप है, घसर पट्टी इधर खींच रहा है, तो गाड़ी स्लिप नहीं होंगी, खाई में नहीं गिरेगी, ये नहीं। हाँ, ये एंगल अगर ज्यादा होगा तो लुढ़क कर गाड़ी इधर ही गिर जाएगी रुक करके, ऐसा भी नहीं होना होता, समझ गए। अब सी एंगल ऑफ बैंकिंग की आपको डेफिनेशन समझा दिया मैंने, सॉरी एंगल ऑफ बैंकिंग का डेफिनेशन क्या होगा, मैंने आपको बैंकिंग और रोड का डेफिनेशन बताया। एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है, द एंगल बिटवीन द फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड and the bank road is called angle of banking. Theta is the angle between flat horizontal road, horizontal का मतलब क्या होता है, level road, angle between flat horizontal road and bank road is called angle of banking। अब इंजीनियर डिसाइड करते हैं कितने एंगल से रोड को ऊपर चढ़ाना चाहिए, ज्यादा एंगल होगा तो गाड़ी इधर ही लुढ़क जाएगी, एंगल कम होगा तो स्लिप होकर खाई में गिर जाएंगी, तो उनको डिसाइड करना पड़ता है कि कितना एंगल है। अब 2 मार्क्स के लिए ड्यू रीजन का क्वेश्चन बनता है इस पे कि व्हाई इज एंगल ऑफ बैंकिंग नेसेसरी, एंगल ऑफ बैंकिंग जरूरी क्यों है, या ऐसा भी बोल सकते हैं व्हाई डू वी नीड टू बैंक द रोड, रोड की बैंकिंग करना जरूरी क्यों है। तो आंसर क्या होगा, रोड की बैंकिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नंबर 1, ऑन अ फ्लैट रोड, क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाई इज
banking necessary? Why is banking of road necessary? रोड की बैंकिंग जरूरी क्यों है? तो लिखना ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड सेंट्रीपेटल फोर्स इज गिवन बाय centripetal force is given by frictional force. फ्रिक्शन समझते हैं आपको? So on a flat horizontal road centripetal force is given by frictional force, यानी खाई में जाने से कौन बचाता है? फ्रिक्शनल फोर्स बचाता है. बट फ्रिक्शनल फोर्स is not reliable. Is not a reliable force. क्यों reliable नहीं? Because number one, friction decreases, because ऐसा लिख सकते हैं अपने मन से, friction decreases when, कब friction decrease होता है? number one, friction decrease होता है when it is raining. जब बारिश आ रही तो रोड पे क्या होता है कि चिकना रोड हो जाता है बारिश के कारण, और गाड़ी स्लिप होकर खाई में गिर जाती है, तो हम फ्रिक्शन के भरोसे नहीं रुक सकते. नंबर टू, मोर फ्रिक्शन will cause wear and tear of the tires. wear and tear यानी ओवर रबिंग ऑफ द टायर. अगर बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन बना दिए ऑफ द टायर, यानी अगर रोड को बहुत ही ज्यादा रफ बना दिए, गिट्टी का रोड, और उसको बोले गाड़ी चलाओ आप स्लिप नहीं होंगी, तो गाड़ी तो स्लिप नहीं होंगी, लेकिन टायर घस जाएंगे ना. हर 6 महीने में गाड़ी के टायर बदलना पड़ेगा. और कार के ट्रक के टायर तो 20-20, 50-50 हजार के आते, कार के 10,000, 15,000 के आते शायद. So more friction will cause wear and tear of the tire. Number 3, oil leakage. From vehicles reduces friction. कोई ट्रक में से, गाड़ी में से ऑयल लीकेज हो रहा है तो उसमें से भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा, है ना. तो एक तो ये कि बारिश होगी तो फ्रिक्शन कम हो जाता है. और इफ द टायर्स आर टकले, if the tires are smooth, friction will be less. अगर गाड़ी के टायर टकले हो गए तो भी क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो गाड़ी स्लिप होकर खाई में गिर जाएगी. इसीलिए बैंकिंग करना जरूरी है. बैंकिंग का एक नया कॉन्सेप्ट. और ये बैंकिंग कहाँ की जाती है? घाट रोड में, जहाँ टर्न लेते हैं, क्योंकि जब भी रोड से टर्न लेने वाला रोड आया तो गाड़ी कहाँ जाके गिर सकती है? खाई में. कौन खींचता है उसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींचता है. हम चाहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी गाड़ी को खाई में ना खींचे, तो उसको अंदर खींचने वाला फोर्स होना. अब अंदर खींचने वाला फोर्स कौन सा रहता है? फ्रिक्शन वाला फोर्स रहता है. गाड़ी जहाँ स्लिप होना चाहती है तो फ्रिक्शन इधर खींच देता. फ्रिक्शन ज्यादा कर देंगे, रोड को ज्यादा रफ बना देंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी गाड़ी के टायर जल्दी घस जाएंगे, जल्दी टायर बदलते रहना पड़ेगा. या तो फिर गाड़ी में से पानी लीकेज, ऑयल लीकेज हो रहा तो ऑयल से रोड चिकना हो जाएगा, रोड चिकना होगा, गाड़ी स्लिप होकर खाई में गिर जाएंगी. तीसरा है कि अगर गाड़ी के टायर टकले टायर है, घिसे हुए टायर है, स्मूथ टायर्स है, तो भी फ्रिक्शन नहीं रहेगा और गाड़ी खाई में जाके गिर जाएगी. चौथा रीजन ये है कि अगर बारिश का मौसम है तो बारिश से भी रोड जो है थोड़ा चिकना बन जाता है, स्मूथ बन जाता है, एंड द व्हीकल विल स्किड इनटू द वैली. खाई में जाके गाड़ी गिर जाएगी. इसलिए हम कोशिश करते हैं कि रोड की बैंकिंग की जाए ताकि हमारी गाड़ी खाई में न गिरे. तो अभी बैंकिंग करने से क्या फायदा? खाई में अगर गाड़ी स्लिप हो भी रही थोड़ी सी, तो स्लिप होके क्या होंगी? चढ़ाव के कारण फिर से घसर के अपनी जगह पे रहेंगी गाड़ी, खाई में नहीं गिरेंगी. लेकिन ये एंगल की एक लिमिट होना, ज्यादा लिमिट का बहुत चढ़ा दिए तो गाड़ी स्लिप तो नहीं होंगी, उल्टा अंदर ही लुढ़क के गिर जाएंगे. ट्रक इधर को इधर तो किसी के अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई लोग है तो उनके छाती पे गाड़ी गिर जाएगी, मर जाएंगे ऐसे. तो इधर भी हमको थोड़ा एंगल ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है. सी, अब इसको मिटा देते हैं हम. एक दो कॉन्सेप्ट्स पहले समझ लो. नॉर्मल रिएक्शन किसको बोलते हैं ये समझ लो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले. नॉर्मल रिएक्शन
न्यूटन का लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ, ये है ग्राउंड, ये क्लास का फ्लोर है, इसमें मैं खड़ा हूं, ये अंसार सर, ये मैं इसके ऊपर खड़ा हूं। अब मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर खींच रहा है? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे किधर खींच रहा है? नीचे। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स जी फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे नीचे खींच रहा है, तो क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है मुझे, यहां जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे खींच रहा है, तो कहां गिरना चाहिए? मैंने जाके नीचे जमीन में घुस जाना चाहिए। मैं जमीन में क्यों नहीं घुस रहा? क्योंकि ये जो ग्राउंड है, ये जो फ्लोर है, ये भी, क्योंकि अगर हमको मालूम अगर फोर्स बैलेंस नहीं हुआ तो नुकसान हो जाता, तो वही यहाँ खाई में गिर सकता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैं ग्राउंड पर खड़ा हूं और ग्राउंड मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे नीचे खींच रहा है, लेकिन मैं जमीन में क्यों नहीं घुस जाता? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है तो आप बोलेंगे सर ये फोर्स कम है, चलो ये भी आपकी बात सही है, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो जमीन के अंदर घुसना चाहिए। तो आप बोलेंगे नहीं सर, यहाँ फ्लोर है ना, जमीन है ना, वो आपको जमीन नीचे नहीं जाने देगी। क्यों नहीं जाने देगी? क्योंकि जितने फोर्स से और मुझे नीचे खींच रही, उतने फोर्स से ये फ्लोर भी मुझे ऊपर धक्का मार रहा है। जितना ये एरो बड़ा रहेगा उतना ये एरो बड़ा रहेगा। कहने का मतलब है कि जितना फोर्स ये मुझे नीचे खींचेगा उतना ही फोर्स मुझे ये वाला ऊपर खींचेगा, एंड इन दिस वे दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे। जितना ये फोर्स है उतना ये फोर्स है, और मैं ना नीचे जाऊंगा ना मैं ऊपर जाऊंगा। अनदर एग्जांपल, ये जो ऊपर फोर्स धक्का मार रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? परपेंडिकुलर। और रिएक्शन यानी मैं एक्शन करके दबा रहा हूं रोड को नीचे, रोड मुझे रिएक्शन दे रहा है। और एक एग्जांपल देता हूं, शायद आपको इससे समझ में आ जाए। अब ये देखो सामने की दीवार है, इसमें यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। अब बोर्ड को मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये दीवार पे मैं बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ। ये देखो मैं धकेल रहा हूँ उसको उधर, ठीक है, मैं बोर्ड को कहाँ धकेल रहा हूँ? अंदर। अब मैं बोर्ड को अंदर धकेल रहा था, दीवार उधर क्यों नहीं घुस जा रही और मैं क्यों नहीं चला जा रहा उधर दीवार के अंदर में? क्योंकि जितने फोर्स से, अगर मेरा फोर्स ज्यादा है तो दीवार पीछे चले जाना चाहिए, और अगर दीवार का फोर्स ज्यादा है तो मैं इधर आ जाना चाहिए। ऐसा हो जाना जरूरी है, लेकिन ना तो दीवार उधर सरक रही है ना तो मैं इधर सरक रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? जितने फोर्स से मैं दीवार को धक्का मार रहा हूँ उतने फोर्स से दीवार भी मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मार रही है। तो मैं जितने फोर्स से अंदर दबा रहा हूँ दीवार को, उसको कहते हैं एक्शन फोर्स, और वॉल भी मुझे इधर धक्का मार रही है, उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। इस वजह से क्या, ना तो दीवार अंदर गई ना तो मैं इधर फेंक दी। अगर मेरा फोर्स ज्यादा होता तो दीवार उधर घुस जाना चाहिए था, अगर दीवार का फोर्स ज्यादा तो उसने मुझे इधर फेंक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपनी जगह पर खड़ा हूँ, मतलब जितने फोर्स से मैं दीवार को अंदर धकेल रहा, दीवार भी मुझे उतने फोर्स से बाहर धकेल रही है, और दोनों का फोर्स इक्वल होने की वजह से कैंसिल हो जा रहा है। तो इससे क्या पता चला, मैंने जो इसको दीवार को अंदर दबाया ये एक्शन फोर्स है, एक्शन फोर्स, और से उसके परपेंडिकुलर यानी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दीवार भी मुझ पर फोर्स लगा रही है। जब मैं वॉल को अंदर फोर्स लगा रहा हूं इधर ऐसा, तो वॉल मुझे बाहर फोर्स लगा रही है, और जो बाहर फोर्स लग रहा है आपके तरफ, वो फोर्स को मैं दीवार बोर्ड के अंदर फोर्स लगा रहा हूं, उसको एक्शन फोर्स बोलते हैं, और बोर्ड आपके तरफ जो फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो वो रिएक्शन फोर्स कैसा रहता? 90 डिग्री, बिल्कुल सरफेस को मैं ऐसा लगा रहा हूं फोर्स, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है, रिएक्शन वाला, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सी, अब मैं एक आपको गाड़ी बनाता हूं और बैंकिंग करता हूं रोड की। ये है कर्व्ड रोड, और ये हॉरिजॉन्टल रोड का पुराना कंस्ट्रक्शन था, डामर रोड उखड़ा हुआ पुराने जमाने का, बहुत फ्रिक्शन विक्शन करे क्या नहीं करे जो भी रोड होगा। दिस इज अ फ्लैट रोड। ये कौन सा रोड था? FLAT, फ्लैट ROAD रोड, फ्लैट रोड। इसके ऊपर क्या हुआ, हमारे सिविल इंजीनियर आया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिए, यहाँ गिट्टी पत्थर भर दिए इधर पूरा, और उस पर फिर नया डामर रोड बनाया, और नया डामर रोड स्लोप में घसर पट्टी बना हुआ है। इधर उसके इधर में नीचे है और इधर का रोड ऊपर है। कितनी हाइट से उन्होंने चढ़ा दिया इसको, आउटर एज को। इधर क्या है? वैली है, और ये रोड को हाइट एज से उन्होंने ऊपर चढ़ा दिए, ठीक है। तो ये हाइट को जो है एज, इट इज कॉल्ड एंगल, और सॉरी इट इज कॉल्ड एलिवेशन। एज को क्या बोलते हैं सिविल इंजीनियर्स, रोड वाले लोग के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ आउटर एज,
ऑफ रोड एज कंपेयर टू इनर, या बस इतना ही बोल देते। एलिवेशन ऑफ आउटर एज, यानी रोड का ऊपर का किनारा कितने हाइट से उठा है, एलिवेशन का यहाँ मतलब है कितने ऊपर उठा है। व्हाट इज थीटा, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। ये डेरिवेशन के टर्म्स में लिख रहा हूँ, थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग है। अब इस रोड पे देखो, हम एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा कर देंगे यहाँ पर, ये ट्रक खड़ा हुआ है रोड पे, और ये ट्रक के टायर्स, ये ट्रक खड़ा हुआ है रोड पर, क्योंकि रोड स्लोप में घसरपट्टी में बना हुआ है तो ट्रक भी ऐसा लुढ़का जैसा थोड़ा सा, रिमेंबर इमेजिन ये करना है कि ये एंगल ज्यादा नहीं है, ट्रक नहीं लुढ़केगा। ये ट्रक खड़ा है रोड पे, और ये जो आपको दिख रहा है zigzag जैसे ये जो लाइंस बना रहा हूं ये टायर्स है। आप कहां से देख रहे हैं ट्रक को, पीछे साइड से देख रहे हैं आप ट्रक को पीछे साइड से देख रहे हैं, मतलब ये ट्रक है और यहां लिखा हुआ है ट्रक का, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये ट्रक पे लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब ये ट्रक जो है ये किधर दबा रहा है रोड को, इधर। अगर ट्रक खड़ा रहता था फ्लैट ग्राउंड पे तो ट्रक रोड को नीचे दबाता तो रोड भी उसको ऊपर धक्का मारता, ऊपर धक्का मारता है ना। अगर रोड का धक्का ज्यादा रहेगा तो ट्रक हवा में उड़ जाएगा, और ट्रक का नीचे का वेट ज्यादा रहेगा तो नीचे दब जाना चाहिए, लेकिन दोनों बराबर बैलेंस हो जाते, इसलिए ट्रक ना तो ऊपर जाता ना तो नीचे जाता। अब रोड ऐसा रहता तो ट्रक का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहता, रोड ऐसा है तिरछा तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा तिरछा डायरेक्शन में रहेगा। उससे पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट का नाम है, ये देखो ट्रक के सेंटर में एकदम ये यहाँ बना रहा हूं मैं, और यहाँ लिख रहा हूं मैं CG। व्हाट इज CG, छत्तीसगढ़ नहीं है यहाँ, CG का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर कोई पर्टिकुलर शेप वाली चीज है, स्क्वायर, हेक्सागोन, स्क्वायर शेप कोई चीज है, क्यूबिकल है, स्फेरिकल है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां आता वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास भी आता है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये लेक्चर लंबा ना हो जाए, इसलिए अपन इस लेक्चर को यहाँ रोकते और फिर इसके आगे नेक्स्ट में बढ़ा देंगे इसको, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 4 था, लेक्चर नंबर 5 में हम इसको आगे कवर करेंगे।